स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से चैनल एक दर्द करना। सो माय नेम इज अजीत कुमार, आई एम बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटर। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 60% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमारी वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इन रिटर्न आप सब्सक्राइब में से ज्यादा मेहनत से कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब ऐसे, अगर आपके पास ऐसे मेल खड़ा है और ऐसे आप हो, अगर आप मेल को इस तरीके से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो मेल को ऐसे, ठीक है, यहां से बाहर के लाएंगे, यहां से भी बाहर के लाएंगे, ठीक है, और यहां से थोड़ा सा बच्चा खोल के, थोड़ा सा यहां से भी खोल के, और यहां से इस तरीके से कर देंगे। फिर यहां पर आएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा इतना सा, इस तरीके से, ठीक है। यहां से हम ला सकते हैं ऐसे, यहां के लिए यहां से हम ला सकते हैं ऐसे, यहां के लिए ये इस तरीके से कुछ होगा। यहां पर बच्चा ग्लैंड है, तो पहली वाली ग्लैंड आती है, मटर के दाने कितने जैसे होते हैं, बस उतने उतने यहां पर साइज होगा इनका, यहां पर दो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जिसको हमने क्या कहा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसकी क्या होती है, पीरियड होती है, दो होती है, ध्यान रखने की बात हो। यहां पर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है बच्चा, नट शेप, आपको देखा नट शेप इसकी होती है। और ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल को बनाने से पहले थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। यहां हमारे पास यूरेटस, ठीक है, यहां से वास डिफरेंस निकली इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, अच्छी कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये टेस्टी सेक्शन ही बने बच्चे, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। थोड़ी समझने के लिए हम कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट होगी ग्लैंड, जिसको हमने क्या कहा, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। यहां पर ग्लैंड, जिसको हमने क्या कहा, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टेस्टिस है, ये वास डिफरेंस, ये एक्सटर्नल जेनिटल पीनस, ये ग्लैंड्स हैं, ये जो मटर शेप जो दिख रहे हैं, मटर के दाने जितने दिख रहे हैं, इनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये जो नट शेप यहां पर, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, और ये यूरेटस है। और ये जो हमारे पास ये स्पेस जो दिख रहा है, यहां पर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से चैनल एक दर्द करना। सो माय नेम इज अजीत कुमार, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटर। तो बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 60% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमारी वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इन रिटर्न ऑफ दिस सब्सक्राइब में से ज्यादा मेहनत से कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो आज का जो बच्चा हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ी सी आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, सारा कुछ अब आपको क्लैरिफाई होने वाला है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आज हमारी दूसरी क्लास है बच्चा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। टॉपिक है आज हमारे पास क्या, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है बच्चा। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि हमने कुछ इवेंट्स देखे थे, कुछ इवेंट्स हमारे पास थे, ठीक है, जिस तरीके से गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक, गेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, तो ये सारे इवेंट्स हमने देखे थे और समझने की कोशिश भी की थी कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, इंसेमिनेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं हमने थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से हमने समझने की कोशिश की थी, ठीक है। पहला हमारे पास टॉपिक क्या है, गैमेटोजेनेसिस। देखो बच्चा, गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गैमीट एक्चुअल में फॉर्म कहां हो रहा है, गैमीट की एक्चुअल में फॉर्मेशन कहां पर हो रही है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चा, हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन किसकी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं। तो जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, वो मेल एंड फीमेल का डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब मेल बॉडी में मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या कहा कि बॉडीज डिफरेंट होगी, मेल एंड फीमेल,
मेल बॉडी में मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हमें वो पता करना है कि एक्चुअल में गैमेट की फॉर्मेशन कहां पर होती है। तो उसके लिए हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, तो तभी हम बच्चा गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो आज क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहां है, लोकेशन कहां पर, इसको हम डिटेल में देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में होता है, लोअर एब्डोमेन कैविटी में होता है। ठीक है, और हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है। ठीक है, तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, देखो देखो बच्चा, चाहे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, चाहे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, टोटली दो चीजों की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, टोटली दो चीजों की हम स्टडी करेंगे। एक हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की हम डिटेल में देखेंगे, स्टडी करेंगे उनके बारे में। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनको हम डिटेल में देखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे, चाहे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, देखें, देखो बच्चा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। देखो ध्यान से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, चाहे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे, चाहे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे, टोटली हम दो चीजों की स्टडी करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं कि हमारे पास जिस तरीके से जहां पर गैमीट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम उन्हें कहते हैं जहां पर गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, और कुछ क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हार्मोन्स, रिलीज सम हार्मोन। ठीक है, मैंने जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि इनका काम होता है गैमीट की फॉर्मेशन करना और कुछ हार्मोन को रिलीज करना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का काम होता है बच्चा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का काम होता है ट्रांसफर करना गैमीट को नरिशमेंट करना, ठीक है, कंडक्शन करना, ये सारा काम किसका होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन, ठीक है, तो ये काम इनका होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मैंने जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इज गोइंग टू बी पेयर्स ऑफ टेस्टिस, that is called primary sex organs because it is responsible for gametogenesis and release some hormones, and here the hormones जो मेजर होता है मेल में हार्मोन, वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ये बात मेरी समझिए, ये बात मेरी समझिए। मैंने क्या लिखा कि फॉर्मेशन कर रहे हैं गैमीट की, और साथ साथ में क्या है, साथ साथ में हमारे पास क्या है, हार्मोन रिलीज करते हैं, इनका काम होता है। और पेयर्स ऑफ टेस्टिस, एक्चुअल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है मेल में, पेयर्स ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं मेल में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हम उन्हें कहते हैं जिनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, कंडक्शन में, और साथ साथ में नरिशमेंट करते हैं गैमेट की। ठीक है, द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन एंड नरिशमेंट टू द गैमेट। ठीक है, नरिशमेंट कर रहे हैं, गैमेट को नरिश कर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कुछ हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स आते हैं, एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटलिया आ रहा है। ठीक है, मैं डिटेल में देख रहा हूं यहां पर। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन it is going to be pairs of testes.
पेयर्स का मतलब दो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जोड़े में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, बिकॉज it is responsible for gametogenesis and release some hormone. And here the hormone major क्या है? मेजर क्या है? एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की समझ आ गई। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं बच्चा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक्चुअल में क्या होता है, क्या होता है कि ये बच्चा इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है। द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, the secondary sex organs, it is responsible for transportation, conduction and enrichment to the gamete, ठीक है। इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन comes some accessory ducts, ठीक है, accessory glands as well as external genitalia, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेरी बात समझे, मैंने आपसे कहा कि चाहे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे, चाहे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे, दो चीजों की हम स्टडी करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को कहा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इट इज गोइंग टू बी पेयर्स ऑफ टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज रिस्पांसिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस एंड रिलीज सम हार्मोन, एंड हियर द हार्मोन मेजर क्या है, मेजर क्या है, एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की जब मैंने बात की तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास क्या होता है, the secondary sex organs it is responsible for transportation, conduction and enrichment to the gamete, and secondary sex organs come some accessory ducts, accessory glands and external genitalia। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की डिटेल में ब्रीफली मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है, इतना सा बात समझे, इतनी सी बात समझे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब हमारे पास क्या है कि एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स क्या है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। देखो, एक्सेसरी ग्लैंड्स का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वो सिक्रीट कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ उनका कॉम्बिनेशन है गैमीट में, कुछ ना कुछ वो अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ वो सिक्रीट कर रही हैं। ग्लैंड्स का काम होता है कि कुछ ना कुछ क्या कर रही है, गैमीट में मिक्स हो रहा है उनका, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास है बच्चा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तीन ग्लैंड्स होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर बाहर से देखें, अगर बाहर से देखें तो सबसे पहले बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आती है, उसके बाद उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल ग्लैंड है और उसके अंदर सेमिनल वेसिकल आता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या है, अंदर से सबसे पहली और बाहर से सबसे लास्ट वाली ग्लैंड है, ठीक है।
मैं अभी फ्रंट व्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहां पर शो कर रहा हूं, ध्यान से समझो। अब है हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी। अब एक्सेसरी डक्ट्स में हमारे पास क्या आ रहा है, डक्ट्स का मतलब है कुछ ना कुछ उसमें से पास हो रहा है, ठीक है। देखो अगर कुछ पाइप है ना, तो पाइप में क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ पास हो रहा है, जिस तरीके से वाटर पास हो रहा है, तो मतलब डक्ट्स उसी तरीके की कंडीशन है कि जिस तरीके से नाली है ना, नाली में कुछ ना कुछ पास हो रहा है, ठीक है, दैट इज डक्ट्स। जिसमें वहां से क्या हो रहा है, नरिशमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या आ रहा है, नरिशमेंट कहां से आ रही है, ग्लैंड से आ रही है, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गैमीट बना और उसने ट्रांसफर होना है, दैट इज डक्ट्स, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डक्ट्स कहते हैं। डक्ट्स हमारे पास लाइक वास डिफरेंस, ठीक है, एपिडिडाइमस एंड अदर, ठीक है। मेरी बात समझे, एपिडिडाइमस सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, वास डिफरेंस एपिडिडाइमस, ठीक है, ये ध्यान रखना इन बातों। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेरिया पे। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेरिया क्या है, पीनस, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटेरिया जो मेल का है वो किसमें हेल्प करता है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया इज गोइंग टू बी पीनस, ठीक है, पीनस है, और ये हेल्प करता है, हेल्प करता है बच्चा किसमें, इंसेमिनेशन में, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया मेल में क्या है, पीनस है, ये हेल्प कर रहा है किसमें, इसका काम क्या है, इंसेमिनेट करना सीमन को, ठीक है। मेरी बात समझ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ध्यान रखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड क्या है, सेमिनल वेसिकल क्या है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेल का फ्रंट व्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है और एक्चुअल में उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चा, फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर आ जाएगा, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चा, अब क्या है हमारे पास कि अगर आप सीधा देख रहे हो, मेल के रिप्रोडक्टिव को सीधा देख रहे हो, मतलब ऐसे अगर आपके पास ऐसे मेल खड़ा है और ऐसे आप हो, अगर आप मेल को इस तरीके से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो मेल को, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये मान लो बच्चा, चलो पहले बता ही देते हैं कि एक्चुअल में दिखता कैसे, ठीक है। ऐसे, ठीक है, यहां से बाहर के लिए लाएंगे, यहां से भी बाहर के लिए लाएंगे, ठीक है, और यहां से थोड़ा सा बच्चा खोल के, थोड़ा सा यहां से भी खोल के, और यहां से इस तरीके से कर लेंगे, फिर यहां पर आएंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा इतना सा, इस तरीके से, ठीक है। यहां से हम ला सकते हैं ऐसे यहां के लिए, यहां से हम ला सकते हैं ऐसे यहां के लिए, ये इस तरीके से, इस तरीके से कुछ होगा। यहां पर बच्चा ग्लैंड है, जो पहली वाली ग्लैंड आती है, मटर के दाने कितने जैसे होते हैं, बस उतने उतने यहां पर साइज होगा इनका, यहां पर दो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें क्या होती है, पीरियड में होती है, दो होती है, ध्यान रखना इस बात को। यहां पर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है बच्चा, नट शेप, अखरोट देखा है, नट शेप इसकी होती है। और ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल को बनाने से पहले थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गए हमारे पास यूरेटस, ठीक है, यहां से वास डिफरेंस निकली इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये अच्छे नहीं बने, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे।
इस तरीके से। अब ये टेस्टिस अच्छे नहीं बन रहे बच्चे, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, टोटली समझने के लिए हम कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट होगी ग्लैंड, जिसको हमने क्या कहा, सेमिनल वेजिकल, ठीक है। यहां पर ग्लैंड जिसको हमने क्या कहा, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टेस्टिस है, ये वास डिफरेंस, ये एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस, ये ग्लैंड्स हैं, ये जो मटर शेप जो दिख रहे हैं, मटर के दाने की जितने दिख रहे हैं, इनको बल्बोरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये जो नट शेप यहां पर है, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, और ये यूरेटस है। और ये जो हमारे पास ये स्पेस जो दिख रहा है, यहां पर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। देखो अब थोड़ी सी इसके बारे में लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बच्चा, ये इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। अब ये टेस्टिस है, ये पीनस है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे, पीनस कहेंगे, अंत बाहर तक, ठीक है, क्या बोलेंगे, पीनस कह दिया। और ये जो हमारे पास जहां से क्या हो रही है, ये जो नाली जैसी है, मतलब जहां से यूरिन पास हो रहा है और जहां से सीमन जब रिलीज होगा, वो कहां से पास होगा, यूरेथ्रा से पास होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा है। अब यूरेथ्रा से क्या हुआ, अब क्या हो रहा है कि पीनस से यहां से बच्चा यहां से छूटा, ग्लैंड से छूटा, और यहां से क्या, यहां से जितना भी आगे का कंडीशन है, यहां इसको सारे को बोलते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा से चला आगे, क्या हुआ, आगे जो ओपनिंग है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, मीटस, ठीक है, मीटस कहते हैं, ओपनिंग ऑफ द पेनिस। अब यहां पर बच्चा क्या होता है कि कुछ रीजन में जो स्किन होती है, पीनस के ऊपर जो स्किन होती है, उसको रिमूव किया जाता है। लेकिन कुछ रीजन में क्या होता है, स्किन प्रेजेंट होती है, उस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन, फोर स्किन, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो है, सॉरी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये कितनी है, दो होती है, पीरियड में होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, ठीक है। और ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल, सेमिनल साइकिल ग्लैंड, ठीक है, ये हमारे पास पीरियड में है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लडर है। और ये हमारे पास क्या है, यूरेटस। ये ध्यान रखने की बात हो। तो हमने ये लेबलिंग की, जो फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कहां पर है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। मेल को जब आप सामने से देखते हो तो एक टेस्टिस का यहां से होगा, एक टेस्टिस का यहां से होगा। सेंटर में बच्चा क्या प्रेजेंट होगा, पीनस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा है, स्टोर, यूरिन स्टोर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ये ध्यान रखना कि जब स्पर्म बनेगा, यहां से निकल के आएगा, यहां से सारे के सेक्रेशन लेगा, हर एक ग्लैंड के सेक्रेशन लेकर कहां से निकलेगा, ये यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में जो टेस्टिस हैं उनकी लोकेशन क्या है, मतलब लोकेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या बात करेंगे अब हम, लोकेशन ऑफ टेस्टिस की बात करेंगे, ठीक है। देखो, लोकेशन ऑफ टेस्टिस,
देखो बच्चा, मैंने क्या कहा कि जो टेस्टीज हैं वो प्रेजेंट है बॉडी के बाहर लोअर एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है, और वो कितने हैं? 2 है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं टेस्टीज आर प्रेजेंट outside the abdomen cavity, side the abdomen cavity, within a pooch, ठीक है। एक पूछ में प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर एक पूछ में प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉटम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्कॉटम, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो टेस्टीज है वो प्रेजेंट है बॉडी के बाहर एब्डोमेन कैविटी में, लोअर एब्डोमेन कैविटी में, एक पूंछ में, और उस पूंछ को हमने क्या कहा? स्क्रोटम, ठीक है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? इतनी सी बात समझे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जो टेस्टीज है वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। देखो बच्चा, रीजन ये है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किसके अंदर चलता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है। स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होती है, और टेस्टिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को सस्टेन रखने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने क्या कहा कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो कम से कम हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सूट नहीं करता, इसीलिए ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट है एक पूंछ में, जिस पूंछ को हमने क्या कहा? स्क्रोटम का, ठीक है। अब स्क्रोटम क्या करता है? मेंटेन करता है टेम्परेचर को, ठीक है। मेरी बात समझे? रीजन मैंने क्या कहा? रीजन ये है कि फास्ट स्पर्मेटोजेनेसिस टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमारी बॉडी से? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड lower than the body temperature, ठीक है। मैंने क्या कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होगा, तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है। ये मेरी बात समझे? इतनी सी मेरी बात समझे? अगर बच्चा इतनी सी मेरी बात समझे तो इसके आगे का डिस्कशन करते हैं, हाँ, ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस की कहां पर होती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस की कहां पर होती है? देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं कि टेस्टिस डेवलपमेंट कहां पर हो रही है उनकी, टेस्टिस की, तो देखो मैं एक इस तरीके से कह रहा हूं कि जो टेस्टिस हैं उनकी डेवलपमेंट एब्डोमेन कैविटी में हो रही है, लेकिन जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जब बच्चा कितने 7 मंथ का हो जाता है, तो 7 मंथ के जेस्टेशन पीरियड में क्या हो रहा है कि जो टेस्टिस है वो डिसेंट हो रहे हैं स्कॉटम में, ठीक है। मेरी बात समझे? हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस कहां होती है? एब्डोमेन कैविटी में होती है, इनसाइड द एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। लेकिन जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के अंदर ही डेवलप नहीं करते हैं, एक स्पेसिफिक
टाइम आता है एक, तो उस समय पर क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो डिसेंट होते हैं एब्डोमेन से स्क्रॉटम में। ठीक है, मैंने क्या कहा कि बट 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, कह सकते हैं 7th month of gestation period, testes descend from abdomen to scrotum, from abdomen to scrotum। ठीक है, मैंने ये कहा कि जो डेवलपमेंट कहां पर हो रही है टेस्टिस की, एब्डोमेन कैविटी में हो रही है। 7th मंथ के जेस्टेशन पीरियड में टेस्टी डिसेंड हो रहे हैं एब्डोमेन से स्क्रॉटम में। ठीक है, ठीक है, स्क्रॉटम वो पूंछ है जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेरी बात इतनी से समझे। अब क्या होता है कि कई केसेस में देखा जाता है कि हमने क्या कहा कि 7th मंथ के जेस्टेशन पीरियड में टेस्टी डिसेंड हो रहे हैं एब्डोमेन से स्क्रॉटम में। ठीक है, ठीक है, मैंने ये कहा। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड में डिसेंड नहीं हो रहे हैं, एब्डोमेन से स्क्रॉटम में डिसेंड नहीं हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैप्टोरकिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि कैप्टोरकिज्म क्या होता है। कैप्टोरकिज्म क्या होता है बच्चा, कि 7th मंथ के जेस्टेशन पीरियड में टेस्टी डिसेंड नहीं हुए एब्डोमेन से स्क्रॉटम में। ठीक है, अब स्क्रॉटम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिस को, क्योंकि वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है उसमें। ठीक है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि फेलियर ऑफ टेस्टिस, फेलियर ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रॉटम, एब्डोमेन टू स्क्रॉटम। ठीक है, अब अगर टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रॉटम में सेंड नहीं हुए, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो उसको टेम्परेचर की रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की रिक्वायर्ड नहीं होगी जब तो स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना, नॉट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, और साथ साथ में वो जो मेल होगा उसमें क्या होगा कि जो टेस्टिस हैं वो डेवलप कहां पर हो रहे हैं, एब्डोमेन में ही हो रहे हैं। तो कंडीशन ऐसी रहती है कि टेस्टिस के अंदर अगर डेवलपमेंट एब्डोमेन में हो रही है टेस्टिस की, तो क्या होता है कि उस मेल में जो कैंसर की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, मतलब हाई चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर, हाई चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर। और साथ साथ में क्या होगा, उस पर्सन में कैंसर तो बनेगा, साथ साथ में क्या होगा, वो मेल स्टाइल होगा। ठीक है, मेल क्या होगा, स्टाइल होगा। ठीक है, अब क्या कंडीशन है कि क्या सारे मेमल्स में टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो इनसाइड द एब्डोमेन भी होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि इन सम केसेस टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, वो हमारे पास जिस तरीके से एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, एक्वेटिक्स मैमल्स में डॉल्फिन हो गया, स्नेल हो गया, तो ये सारे किसमें आते हैं, इनमें क्या होता है, सालों में टेस्टिस इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सेप्शन है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सारे में सारे जितने भी मैमल्स हैं उनमें क्या सारे के सारे मैमल्स में आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, तो हम कहेंगे नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। हाँ बच्चा, तो एक्सेप्शन क्या है,
एक्सेप्शन है हमारे पास कि जो टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इन सम केसेस टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन या बॉडी, ठीक है। उनके अंदर बच्चा वैसा ही मैकेनिज्म क्रिएट किया होता है, तो वो क्या करते हैं वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर उनका क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है। एग्जांपल दे रहा हूं बच्चा मैं, एग्जांपल है एलिफेंट, ठीक है, डॉल्फिन, व्हेल हो गया, ठीक है, स्नेल हो गया। इनमें क्या होता है टेस्टिस इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो बच्चा। अब कुछ केसेस में देखा जाता है कि जो टेस्टिस हैं उनमें क्या किया जाता है, जो टेस्टिस है उनको रिमूव किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कैस्ट्रेशन। अब कैस्ट्रेशन क्या है कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है, एक सर्जरी के रिलेटेड क्या किया जाता है टेस्टिस को रिमूव किया जाता है। एग्जांपल है हमारा चेयर बॉय। अब जो चर्च में जो छोटे लड़के होते हैं तो उनके टेस्टिस को रिमूव किया जाता है। जब वो चर्च में जाते हैं तो वो क्या करते हैं उधर कुछ गाना गाते हैं, ठीक है, वो गाने गाते हैं। गाने गाने के लिए जो साउंड चाहिए तो कैसी चाहिए, पतली चाहिए, है ना। तो अगर पतली साउंड होगी तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि टेस्टिस को रिमूव किया जाता है। अगर उस लड़के में टेस्टिस प्रेजेंट होंगे तो उसमें मेल के कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है कि टेस्टिस को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन में एक्चुअल में क्या होता है, इट इज अ सर्जरी related to removal of testes। एग्जांपल क्या है हमारे पास चेयर बॉय, ठीक है। मेरी बात समझे। अब क्या होता है कि जो टेस्टिस अगर प्रेजेंट है किसी में भी, किसी मेल में भी जब टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है एग्रेशन होता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है। देखो एग्जांपल हॉर्स की जिससे कैसे हम ले सकते हैं। अब हॉर्स में क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब 4-5 साल का कोई हॉर्स होता है तो उसमें क्या होता है एक तरीके का जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा एग्रेशन आ जाता है। बुल है इसके एग्जांपल, ठीक है। तो बुल में क्या आता है, बुल या हॉर्स की अगर हम बात करते हैं, बुल या हॉर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं नेचर के। क्या होते हैं अग्रेसिव होते हैं नेचर के। और एग्रेसिवनेस किसकी वजह से आती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से एग्रेसिवनेस आती है, ठीक है। तो अगर उसको आपने उन मेल जो हमारे पास हॉर्स है और मेल हमारे पास जो बुल है बच्चा, अगर उनको आपने नॉर्मल कंडीशन में लाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा टेस्टिस को रिमूव करना पड़ेगा, तो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो बॉडी होगी वो मेल की बॉडी होगी, ठीक है, लेकिन उनमें क्या होगा ना ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, मेरी बात समझ रही हो, ना ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ना ही बच्चा वो अपनी प्रोजेनी को फिर बना सकते हैं, ठीक है, नए ऑफस्प्रिंग को नहीं बना सकते हैं, ठीक है, मेरी बात समझे। तो हम ये लिख सकते हैं कि वो जो मेल होगा एक तो स्टाइल होगा, ठीक है, स्टाइल के साथ साथ जो टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होंगे और पीनस प्रेजेंट होगा, उसमें कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है, सिर्फ टेस्टिस को रिमूव किया जाता है, ठीक है, ठीक है। एक्साइटेशन जो होती है बच्चा, एक्साइटेशन तब भी होती है लेकिन बहुत रेयर केसेस में होती है, ठीक है, लेकिन जितना एग्रेशन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है मेल में, उतना बच्चा
जब रिमूव कर लेते हैं उसके बाद बच्चा जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो एग्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस है उसके जो बाहर से कितनी लेयर्स हैं और उनको क्या कहते हैं। लेयर्स ऑफ टेस्टिस, लेयर्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस इज सराउंडेड बाय लेयर्स दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका कहते हैं उन लेयर्स को। टेस्टिस इज सराउंडेड बाय लेयर्स दैट इज ट्यूनिका। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, ट्यूनिका कहते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं, उसके अंदर वाली लेयर को ट्यूनिका एल्बोजिना कहते हैं और उसके अंदर वाली को ट्यूनिका वेस्कुलरिस कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान रखो कि सबसे जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलरिस, सॉरी वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस। और मिडल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बोजिना। एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ठीक है, ये तीन लेयर प्रेजेंट है टेस्टिस के बाहर से। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात समझे, इतनी सी बात समझे। ठीक है, लेयर्स कंप्लीट हुई। तीन लेयर्स हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलरिस एंड ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, ये तीन लेयर्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शेप ऑफ टेस्टिस। शेप ऑफ टेस्टिस ओवल शेप होती है। कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का टेस्टिस दिखता है। ठीक है, एंड वेट ऑफ टेस्टिस इन नॉर्मल मेल अराउंड 14 ग्राम होता है नॉर्मल मेल में एक टेस्टिस का वेट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेस्टिस, ये इसकी लेंथ है बच्चा, ये लेंथ है, ये इसकी वेड्थ है। ठीक है, कितनी हो सकती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है एक नॉर्मल मेल में। वेड्थ ऑफ टेस्टिस 3 to 4 सेंटीमीटर होती है एक नॉर्मल मेल में। ठीक है, वेड्थ हमारे पास 3 to 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा, टेस्टिस की शेप कैसी है, ओवल शेप। एक नॉर्मल मेल में वेट कितना होता है टेस्टिस का, सिंगल टेस्टिस का वेट 14 ग्राम होता है नॉर्मल मेल में। लेंथ कितनी है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड वेट कितनी है 3 to 4 सेंटीमीटर इन टेस्टिस। ठीक है, ठीक है, बात समझे मेरी बात समझे। अगर मेरी बात समझे तो इसके आगे का डिस्कशन करें। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अब जो टेस्टिस है बच्चा, तो मैंने क्या कहा आपको, जो टेस्टिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो कम से कम हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या लगता है आपको कि कंटिन्यू हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशन हो सकती है? नहीं। जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंज आते हैं, क्लाइमेट चेंज आते हैं, ठीक है, जब गर्मियों का सीजन होता है, जब सर्दियों का सीजन होता है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे टेस्टिस में, हमारे स्कॉटम में क्या होती है, चेंजिंग आती है। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। देखो बच्चा, जब गर्मियों का सीजन होता है ना, तो गर्मियों का सीजन होता है, जो स्क्रॉटम होता है वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी को थोड़ा सा छोड़ के दूर चले जाता है, ढीला पड़ जाता है।
ठीक है, जब गर्मी हो गई ना हमारी बॉडी में, या जो हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, तो उस जब वो ज्यादा बढ़ जाते तो हमारा जो टेस्टिस होता है, जो मेल का टेस्टिस होता है, वो क्या कर लेता है, थोड़ा सा जो चिपका हुआ होता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। नीचे ढीला इसीलिए होता है ताकि जो एक्स्ट्रा हीट आए वो रिलीज हो जाए। मेरी बात समझे? गर्मियों के सीजन में क्या होता है, या जब हमारी बॉडी ज्यादा गर्म हो जाती है तो जो जो स्क्रोटम होता है वो क्या कर लेता है, थोड़ा सा अपने आप को नीचे खींच लेता है, नीचे ढीला पड़ जाता है। जब सर्दी होती है, सर्दियों के टाइम क्या होता है बच्चा, जो ये स्क्रोटम होता है वो बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए जाता है क्योंकि वो बॉडी की हीट को प्रिजर्व कर सके। और गर्मियों में जो स्क्रोटम है वो दूर इसीलिए जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा हीट आती हो तो वो आसानी से पास हो जाए। ठीक है, वो आसानी से पास हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर कौन करता है, कुछ मसल्स होते हैं। ठीक है, अब टेस्टिस के कुछ ऐसे मसल्स हैं वो क्या करते हैं, इनको टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, वो मसल्स क्या हैं, कुछ कर्मास्टल मसल्स हैं, कर्मास्टल मसल्स एंड डाइटोज मसल्स। ठीक है, डाइटोज मसल्स ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, मतलब स्क्रोटम को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, स्क्रोटम को मेंटेन कौन रखता है, डाइटोज मसल एंड कर्मास्टल मसल्स। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि जो टेस्टिस हैं वो क्या हुआ, वो क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट कहां पर हुई थी टेस्टिस की, एब्डोमेन कैविटी में हुई थी। तो हमने क्या कहा, 7 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड टेस्टिस विल डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम बाय इंग्विनल कैनाल। ठीक है, अभी तक मैंने इंग्विनल कैनाल का नाम शायद नहीं लिया। ठीक है, किसकी मदद से आते हैं, इंग्विनल कैनाल की मदद से आते हैं। तो मतलब क्या होता है, इंग्विनल कैनाल क्या है, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल क्या है कि कनेक्शन बिटवीन एब्डोमेन तो स्क्रोटम के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। एक नाली जैसी होती है, उसमें से क्या होते हैं, टेस्टिस डिसेंड होते हैं एब्डोमेन से स्क्रोटम में। मतलब कनेक्शन बिटवीन एब्डोमेन टू स्क्रोटम टू स्क्रोटम, दैट इज इंग्विनल कैनाल। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझी या नहीं समझी? ठीक है, देखो बच्चा, अब जो टेस्टिस है, जो टेस्टिस है वो अटैचमेंट किसके साथ होती है, टेस्टिस को जो अटैचमेंट होती है वो किसके साथ होती है? ठीक है, अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस, अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस, अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस की जब हम बात करते हैं तो देखो बच्चा, सबसे पहले क्या आता है, वो जो टेस्टिस है बच्चा, उनकी अटैचमेंट होती है स्क्रोटम के वाल के साथ। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस, अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस विद स्क्रोटम वाल के साथ। ठीक है, स्क्रोटम वाल के साथ क्या होती है, अटैचमेंट होती है टेस्टिस की। और स्क्रोटम की वाल को हम क्या बोलते हैं, पेरिटीनियम। ठीक है, पेरिटीनियम। ठीक है, पेरिटीनियम मतलब ग्लैबरनैकुलम भी कह सकते हैं उसको, ग्लैबरनैकुलम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ मेसोकाइम, ग्लैबरनैकुलम इट इज ए काइंड ऑफ मेसोकाइम, इट इज ए काइंड ऑफ मेसोकाइम। ठीक है, तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई बच्चा? ठीक है, तो आज का बच्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगली क्लास में हम बच्चा टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट करेंगे और टेस्टिस के अंदर जितना भी मटेरियल है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। एक्सटर्नल जेनिटलिया की स्टडी करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, उसके बारे में डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।